हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय ट्रैवलिंग चैनल दुनिया घूमो विद नैन्सी अग्रवाल। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपके मनाली की ट्रिप की प्लानिंग करने में अगर कुछ कंफ्यूजन और डाउट है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको प्राइस से लेके विजिटिंग स्पॉट्स तक की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, मनाली जाने का सबसे बेस्ट टाइम मार्च टू जून है, बट अगर आप फ्रेश स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो आप दिसंबर से जनवरी के बीच आएँ। बाकी स्नो तो आपको मार्च तक मिलेगी। दोस्तों, मनाली घूमने के लिए आपको 3 डेज चाहिए। अब चाहे आप वो समर्स में आओ या विंटर्स में। अब बात करते हैं कि आप मनाली आओ कैसे। वैसे तो मनाली से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट बुनतर एयरपोर्ट है, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है, जो कि 162 किलोमीटर की दूरी पर है। बट दोनों ही जगह की कनेक्टिविटी सारी सिटीज़ से नहीं है, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी चेक करना। अगर यहाँ से आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको चंडीगढ़ आना होगा, जो कि आप बाय फ्लाइट या बाय रेलवे आ सकते हो। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी 314 किलोमीटर है, जो कि कवर करने में आपको लगभग 8 घंटे लगेंगे। चंडीगढ़ से मनाली के लिए आपको डायरेक्ट बसेस भी मिलती हैं, और आप चाहो तो कैब भी कर सकते हो। कैब के कंपैरेटिवली बस आपको ज़्यादा चीपर पड़ेगी। जहां कैब्स आपसे 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज करेंगी मनाली तक पहुंचाने के लिए, वहीं वहां की गवर्नमेंट बसेस आपसे 650 से 1200 रुपये के बीच में पड़ेंगी पर हेड, जो कि डिपेंड करता है आप किस तरह की बस सेलेक्ट करते हो। ये बसेस आपकी बीच बीच में बस स्टॉप्स पे रुकती भी हैं, जिससे आपको खाने पीने की या वॉशरूम की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप शिमला घूम के मनाली आ रहे हो तो शिमला से आपको मनाली के लिए डायरेक्ट बसेस मिलती हैं। शिमला से मनाली के बीच का डिस्टेंस 246 किलोमीटर्स है, जो कि आपको 5 से 6 घंटे में बसेस पहुंचा देंगी। अब शिमला तक आपको कैसे आना है उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब बात करते हैं स्टे की। होटल आप मनाली के माल रोड मार्केट में लेना, जो कि आपको 800 से 1500 की रेंज में आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि हिल स्टेशंस पे 5 से 6 बजे के बाद कार्स नहीं चलती हैं घूमने के लिए, तो एक अच्छा सा इवनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए माल रोड सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पर क्योंकि घूमने के लिए भी बहुत कुछ है, अच्छा सा मार्केट भी है जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, और खाने पीने के भी ऑप्शंस ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपका सिटी सेंटर है, तो सारी जगह आपको यहाँ से नियरेस्ट पड़ेंगी। दोस्तों, अगर आप समर में मनाली आते हो तो आपको ज़्यादा वुलेंस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी जैकेट या फिर हुडी सफिशिएंट रहेगी, वो भी आपकी रात ही में यूज़ होगी। बट अगर आप विंटर्स में आते हैं तो अपनी पैकिंग मजबूत करके आइएगा। आपको जैकेट्स भी लगेंगी, इनर्स भी लगेंगे, कैप, ग्लव्स एंड वुलन सॉक्स भी लगेंगे, तो विंटर्स में वुलेंस ज़्यादा रख के लाइएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट डे की शुरुआत करते हैं सोलांग वैली से, जो कि माल रोड से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। सोलांग वैली को स्नो पॉइंट और सोलांग नाला भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर आपको ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप माउंटेन्स का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर समर्स में आते हैं तो आपको कई सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ यहाँ पे करने को मिलेंगी, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड हॉर्स राइडिंग। और अगर यहाँ पर आप विंटर्स में आते हो तो आपको स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लेडिंग ये सब करने को मिलेगा। विंटर्स में यहाँ का मज़ा दुगना हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत कुछ खुद से भी कर सकते हो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के अलावा, जैसे कि बर्फ़ में खेलना, खुद का स्नोमैन बनाना, जैसे कि मैंने भी बनाया था। सोलांग वैली तक जाने के 2 तरीके हैं। गाड़ी आपको एक लिमिट तक पहुँचाती है, उसके बाद आपको या फिर खुद से ट्रैक करके जाना पड़ता है, जो कि लगभग आपका 1 से 2 किलोमीटर का रहता है। और सेकंड ऑप्शन आपका रहता है कि आप माउंटेन बाइक करके जा सकते हो, जिसके चार्जेस 500 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर विंटर्स में आ रहे हो, यानी कि दिसंबर से लेके फेब के बीच में, तो उसके लिए आपको स्नो सूट लगेगा, जो कि आपका रास्ते में कई शॉप्स पे मिलता है और सोलांग वैली के पास भी मिलता है। इसको लेना कंपलसरी नहीं है, बट आपके लिए लेना इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि बर्फ में वहाँ पे काफी ठंडा भी होता है, साथ ही साथ आपके कपड़े गीले और खराब हो जाएंगे। तो स्नो शूज और स्नो ड्रेस आपको उससे प्रोटेक्ट करते हैं। ये सूट आपको 200 से 250 की रेंज में आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप समर्स में आते हैं, यानी कि मार्च के बाद, तो आपको इन सूट्स की ज़रूरत नहीं है। मे भी कार ड्राइवर आपके बोलें, आपको इंसिस्ट करें कि आप ये सूट ले लो, आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट फैक्ट यही है कि मार्च के बाद वहाँ पे स्नो नहीं होती है, तो उन सूट्स की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड स्पॉट की तरफ, अंजनी महादेव मंदिर, जिसको छोटा अमरनाथ जी बोला जाता है। ये मंदिर सोलांग वैली से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ की खासियत और सुंदरता ये है कि शिवलिंग एक सुंदर झरने के नीचे है। झरने से भोलेनाथ का अभिषेक 24 घंटे होता रहता है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि आकाश गंगा खुद महादेव का अभिषेक कर रही हो। सर्दियों के दौरान गिरता हुआ पानी लिंग के चारों ओर बर्फ में जम जाता है और फिर भी अपना शेप बनाए रखता है। नवंबर तक यह पूरी तरह हिमलिंग में बदल जाता है। करीब 6 महीने तक ऐसा ही रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 40 फीट की ऊंचाई तक बर्फ जम जाती है। ये वही जगह है जहाँ हनुमान जी की माता अंजना ने सप्त ऋषियों से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त करने के बाद तपस्या की थी। महादेव ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए थे। शिवलिंग की खोज गुरु बाबा प्रकाश पुरी जी महाराज ने तब की थी जब उन्होंने इसके बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के तल पर एक गुफा है। यहीं पर बाबा ध्यान किया करते थे। इसे अंजनी गुफा कहते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 मीटर तक आपको नंगे पांव खुद ही चलना पड़ता है और अगर स्नोफॉल हो चुकी हो तो इस मंदिर तक पहुंचने की बात ही और होगी। तो दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे गुलाबा व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि अंजनी महादेव टेम्पल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह का नाम कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के नाम पे पड़ा है। ये जगह स्नो कैप माउंटेन्स और ब्यास रिवर के बीच में है। यहाँ पर भी आप कई तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हो, जो कि आपने सोलांग वैली में करी थी, जैसे कि स्कीइंग, हाइकिंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग। ये सारी ही एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। हालांकि इन एक्टिविटीज के लिए इस पॉइंट से बेहतर सोलांग वैली ही है। इस पॉइंट पर जो मेन चीज एंजॉय करने वाली है वो है नेचर ब्यूटी। ये जवानी है दीवानी मूवी के कई सीन्स इसी प्लेस पे शूट करे गए हैं। अगर आपके पास टाइम की और डेज की ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है तो आप यहाँ पर ओवरनाइट कैंप भी कर सकते हो। इस जगह पर कैंप करके शाम को सनसेट देखना, रात में ग्लिटरी स्टार्स देखना बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर भी आप जरूर आइएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपना ज़्यादा टाइम एक्टिविटीज़ में यहाँ पर ना दीजिएगा। वो टाइम आप सोलांग वैली में दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट डे में घूमने के लिए ऑलरेडी कई सारे स्पॉट लिस्ट में हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेहरू कुंड की तरफ, जो कि गुलाबा व्यू पॉइंट से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नेहरू कुंड एक कोल्ड वाटर नेचुरल स्प्रिंग है, जो कि अपने ठंडे और साफ पानी के लिए काफ़ी पॉपुलर है। नेहरू कुंड का पानी बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये कई तरह की बीमारियों को दूर करता है। इसका पानी भृगु झील से निकलता है। नेहरू कुंड का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था, क्योंकि जब वह मनाली में आते थे तो वो हमेशा इसी कुंड से पानी पीते थे। हालांकि इस जगह में कुछ खास नहीं है देखने को, बट क्योंकि और स्पॉट को घूमने के लिए ये रास्ते में ही पड़ना है, तो आप यहाँ पे रुक के नेचुरल ठंडा पानी पीने का आनंद जरूर ले सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे वशिष्ठ टेम्पल एंड हॉट वाटर स्प्रिंग की तरफ, जो कि नेहरू कुंड से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये टेम्पल गुरु वशिष्ठ को डेडिकेटेड है, जो कि लॉर्ड रामा के कुल गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ इस बात से बहुत परेशान हो गए थे कि उनके बच्चों को विश्वामित्र मार रहे हैं, तो ऋषि वशिष्ठ ने रिवर में सुसाइड करने की कोशिश करी, बट रिवर ने उन्हें मारने से मना कर दिया। तो उन्होंने इसी गांव में आगे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करी थी। जो रिवर ऋषि को इस गांव तक लेकर आई थी उसका नाम है विपाशा, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। तो विपाशा रिवर को आजकल ब्यास रिवर कहा जाता है। वशिष्ठ टेम्पल 4000 साल से भी पुराना कहा जाता है। इसी मंदिर से जुड़े हुए वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। इस हॉट वाटर स्प्रिंग में कई सारी मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी हैं, जो कि कई सारी स्किन डिसीजेस को क्योर करती हैं। यहाँ पर टर्किश स्टाइल में एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है, जिसमें हॉट वाटर स्टोर होता है। यहाँ पर लोग आते हैं, नहाते हैं और स्किन इन्फेक्शन और डिजीज से छुटकारा पाते हैं। यहाँ पर चेंज करने के लिए बाथरूम्स भी अवेलेबल हैं। इसी ही मंदिर से जुड़ा हुआ एक और एंशिएंट टेम्पल है रामा टेम्पल, जहाँ पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। यहाँ पर हर साल 7 दिन तक के लिए दशहरा मनाया जाता है। तो इस जगह पर आप ज़रूर आए और ये तीनों ही जगह वशिष्ठ टेम्पल, हॉट वाटर स्प्रिंग और रामा टेम्पल ज़रूर घूमें। दोस्तों, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे जोगिनी फॉल्स की तरफ, जो कि वशिष्ठ टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह की खासियत है इसका ट्रैक, जो कि वशिष्ठ टेम्पल से होकर ही गुजरता है। टेम्पल के बगल से ही एक नैरो लेन गई है, जहाँ से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक के दौरान आपको रास्ते में पाइन ट्रीज और एप्पल ऑर्चर्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो रास्ते में आपको रिवर ब्यास भी देखने को मिलेगी और रोहतांग भी देखने को मिलेगा। ट्रैक के दौरान अगर आप बीच में ब्रेक भी लेना चाहते हो तो रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और ईटिंग पॉइंट्स भी हैं। बिगनर्स के लिए ये ट्रैक थोड़ा मीडियम लेवल का है।
बट इस ट्रैक को करने में आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेंगे। जैसे ही आप जोगिनी वाटरफॉल के बेस पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे वहां पर एक छोटा सा योगिनी माता का मंदिर है। बस इसी स्पॉट से आपको 2 रास्ते मिलते हैं वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। आप चाहो तो यहाँ से वाटरफॉल के टॉप पर जा सकते हो और आप चाहो तो वाटरफॉल के पूल तक जा सकते हो। ये वाटरफॉल जिस स्पॉट पर आकर गिरता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा पूल फॉर्म हो गया है जहाँ पर आप नहाने के मज़े आराम से उठा सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वशिष्ठ टेम्पल के अलावा जोगिनी फॉल्स के पास और कोई चेंजिंग रूम नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे नहाने के इरादे से आ रहे हो तो अपना चेंजिंग टेंट साथ में लेकर आना। और एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप मनाली में मानसून टाइम पर आ रहे हो तो इस ट्रैक को आप अवॉइड करिएगा क्योंकि रास्ता काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, मडी हो जाता है और लैंडस्लाइड्स कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आप जोगिनी फॉल्स विजिट नहीं कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे हडिम्बा मंदिर की तरफ जो कि वशिष्ठ टेम्पल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। देवी हडिम्बा को डेडिकेटेड यह प्राचीन मंदिर सन 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। प्राचीन कथा के अनुसार हडिम्बा महाभारत काल में एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए राक्षस कुल में पैदा हुई थी। यह अपने भाई हडिम्बा के साथ रहती थी जो कि बहुत बलशाली था और सारे क्षेत्र में उसकी दहशत थी। जब पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम व हडिम्बा का मिलन हुआ, वो उसके भाई हडिम्ब को कतई पसंद न आया था, जिसके विरोध स्वरूप उसने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में भीम ने उसे मार गिराया। इसके पश्चात माता कुंती के आशीर्वाद से भीम व हडिम्ब का विवाह इस शर्त पर हुआ कि भीम केवल संतान होने तक ही हडिम्बा के साथ रहेंगे और उसके बाद अपने भाइयों व माता के संग चले जाएंगे। माता कुंती अपने 4 पुत्रों के साथ भीम को हडिम्बा के संग छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ठीक 1 वर्ष के बाद हडिम्बा को पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। यही घटोत्कच महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब कर्ण के द्वारा छोड़े गए अचूक शस्त्र को अपना बलिदान देकर उसे अपने ऊपर लेकर अर्जुन के प्राण बचाते हैं और मरते मरते भी कौरवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाते हैं। इस महान बलिदान के बाद भगवान कृष्ण पुत्र घटोत्कच व माता हडिम्बा दोनों को वरदान देते हैं कि आने वाले युगों में तुम्हारे इस बलिदान को सदा याद रखा जाएगा। इसके बाद माता हडिम्बा ने यहाँ पर अपनी राक्षसी स्वरूप त्याग कर कई वर्षों तक तपस्या की। कुल्लू में क्रूर पीति ठाकुरों के शासन का सर्वनाश कर विहंग मणिपाल को कुल्लू के राजा सिंहासन पर बैठाया। आज माता हडिम्बा को काली व दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। मई के महीने में माता हडिम्बा के जन्मदिन के अवसर पर मेला मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा भी माता हडिम्बा के द्वारा शुरू किया जाता है। इस मंदिर के कैंपस में रखा हुआ एक बड़ा सा पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। कहा जाता है कि उसी पत्थर पर बैठकर माता हडिम्बा तपस्या करती थी। उसी ही मंदिर से कुछ ही दूरी पर घटोत्कच ट्री टेम्पल भी है जहाँ पर आप दर्शन करने जरूर जाएं। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे सियाली महादेव मंदिर की तरफ जो कि हडिम्बा देवी टेम्पल से 750 मीटर की दूरी पर है। ये मंदिर मनाली के सभी पुराने मंदिरों में से एक है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर शिवलिंग युगों से विद्यमान है। मुख्य मंदिर के अलावा छोटे मंदिर भी हैं। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती यहाँ एक पेड़ की छाल से प्रकट हुए थे, इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान बन जाता है। तो इस मंदिर में भी आएँ और महादेव के दर्शन ज़रूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आपका फर्स्ट डे ख़त्म होता है। अब आप यहाँ से फाइनली वापस माल रोड पहुँचकर आप अपना इवनिंग का टाइम माल रोड और उसकी आसपास की लोकेशंस को घूम के स्पेंड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अब सेकेंड डे की। सेकेंड डे का हमारा फर्स्ट स्पॉट है बरोर पारशा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल मनाली के 2 गाँव बरोर और पारशा उनके बीच से होकर जाता है, इसलिए इसका नाम बरोर पारशा वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल मनाली से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सीज आपको बरोर पारशा वाटरफॉल से कुछ दूरी पर उतारती है। उसके बाद 15 मिनट का रास्ता आपको खुद पैदल चल के तय करना पड़ता है। इस वाटरफॉल के पास एक पास ही में फुट ब्रिज बनाया गया है जो कि फोटोशूट के लिए परफेक्ट प्लेस है। साथ ही साथ साइड में एक छोटा सा लिटिल शेल्टर है जो कि रिलैक्सिंग के लिए और मेडिटेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे सजला वाटरफॉल की तरफ जो कि बरोर पारशा वाटरफॉल से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल अनसीन और अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए यहाँ पर आपको काफ़ी शांति और काफ़ी साफ सफाई देखने को मिलेगी। इस वाटरफॉल तक आने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता आपको खुद ट्रैक करके आना पड़ता है। यहाँ पर आकर आप रिफ्रेशिंग बाथ भी ले सकते हो और आप चाहो तो पहाड़ों पे ऊपर चढ़ के इस वाटरफॉल के
टॉप पर भी जा सकते हो। इस वाटरफॉल तक पहुंचने का ट्रैक काफ़ी इजी है। इसी वाटरफॉल के किनारे पर एक कैंटीन भी चलती है, जहां पर आप रिफ्रेशिंग बाथ के साथ साथ स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हो, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट मोमेंट होगा। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे गौरी शंकर टेम्पल की तरफ, जो कि साजला वाटरफॉल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ये टेम्पल 12th सेंचुरी एडी का है, इसीलिए ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये टेम्पल देखने में बिल्कुल आपको माउंटेन पीक्स जैसा लगेगा। ये टेम्पल पत्थर की नक्काशी के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर पुत्र कार्तिक और गणेश जी को गोद में लिए हुए महादेव और गौरी माता की नंदी जी के ऊपर बैठे हुए मूर्ति है। इस एंशियंट टेम्पल के दर्शन करने आप जरूर आए। इस टेम्पल के बगल में ही नगर कैसल भी है, जो कि एक म्यूजियम है। अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो आप चाहो तो यहाँ पर भी आ सकते हो। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर लवर हो तो मनाली में रिवर राफ्टिंग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। विलेज डोबी में रिवर राफ्टिंग काफ़ी अच्छी है। 50 से 60 मिनट की ये रिवर राफ्टिंग काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी एक्साइटिंग होती है। गौरी शंकर टेम्पल से डोबी रिवर राफ्टिंग स्पॉट पॉइंट 7.6 किलोमीटर है। रास्ते में आपको कई सारे काउंटर्स मिलेंगे रिवर राफ्टिंग करने के लिए। आप चाहो तो उनसे डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग आपकी ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि जो आपके टैक्सी ड्राइवर होते हैं कहीं ना कहीं उनका कमीशन बंदा रहता है, तो चार्जेस उसमें आपको ज़्यादा पड़ेंगे। ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो 500 से 600 रुपये पर हेड में आपकी रिवर राफ्टिंग हो जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग करने पर काउंटर नंबर आपको बता दिया जाएगा, उसी काउंटर नंबर पर पहुंचकर आपकी रिवर राफ्टिंग शुरू होगी। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे बिजली महादेव टेम्पल की तरफ, जो कि डोबी रिवर राफ्टिंग पॉइंट से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह ट्रैक लवर्स के लिए स्वर्ग है। इस टेम्पल तक पहुंचने के लिए आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। तो अगर आपके पास 3 किलोमीटर की ट्रैक करने की एबिलिटी है तो ही आप इस टेम्पल पर आना, क्योंकि 3 किलोमीटर आना और 3 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। ये इंडिया के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की खासियत ये है कि हर 12 साल में शिवलिंग पर बिजली गिरती है। उस बिजली के गिरने से शिवलिंगम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद पुजारी हर टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें नाज, दाल के आटे और कुछ अनसॉल्टेड मक्खन से बने पेस्ट से जोड़ देते हैं। लोकल लोगों का मानना है कि देवता क्षेत्र के निवासियों को किसी भी बुराई से बचाना चाहते हैं, जिस वजह से बिजली शिवलिंग से टकरा जाती है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बिजली एक दिव्य आशीर्वाद है, जिसमें कई शक्तियाँ होती हैं। कहानी ये भी है कि कुल्लू की घाटी में कुलंत नाम का एक राक्षस रहता था। एक दिन वो रूप बदलकर विशाल सांप बन गया और पूरे गांव में रेंगते हुए लाहौल स्पीति से गांव पहुंच गया। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने ब्यास नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ आ गई थी। फिर भगवान शिव ने राक्षस के साथ युद्ध कर उसका वध किया। जैसे ही राक्षस मरा, वो एक विशाल पर्वत में बदल गया, जिससे इस शहर का नाम कुल्लू पड़ गया। तो कहा जाता है कि ये मंदिर उस राक्षस के शरीर के ऊपर बना हुआ है। इस टेम्पल में अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे आते हो, यानी कि विंटर्स में आते हो, तो अमरनाथ यात्रा से कम आपको एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। तो इस मंदिर में आना आपको और सुंदर लगेगा। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे मणिकरण गुरुद्वारा की तरफ, जो कि बिजली महादेव टेम्पल से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गुरुद्वारे की 2 स्पेशलिटी है। एक यहाँ पर गुफा है जिसके पत्थर हमेशा गर्म रहते हैं। तो उसकी खासियत ये कही जाती है कि किसी को बॉडी में किसी तरह का भी पेन है तो वो उसको जोड़ के पत्थर से बैठ जाए तो वहाँ का दर्द खत्म हो जाता है। और दूसरी स्पेशलिटी इस गुरुद्वारे की ये है कि यहाँ पर एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, जिसके वाटर का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर है। तो लोग यहाँ पे प्रसाद के तौर पे कपड़े में चावल बांध के चावल पका के घर ले जाते हैं। इस हॉट वाटर स्प्रिंग का पानी रेडियो एक्टिव बोला जाता है, जो कि कहा जाता है कि काफ़ी बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक भाई मर्दाना के साथ एक बार यहाँ पर आए थे और मर्दाना को भूख लगी थी और आसपास कुछ खाना भी नहीं था। तो गुरु नानक जी ने मर्दाना को लंगर के लिए खाना बटोरने के लिए भेजा। लोगों ने उनको आटा दान में दिया ताकि वो रोटी बना सकें, पर वहाँ पर कोई खाना बनाने का तरीका नहीं था। तो गुरु नानक ने मर्दाना को पत्थर उठाने को बोला, तो वहीं पर ही हॉट वाटर स्प्रिंग अपीयर हुई। तो सभी सिख भाई वहाँ पे राइस और बीन्स बना पाए, पर जो भाई मर्दाना थे वो अभी भी मुश्किल में थे कि रोटियां कैसे बने, क्योंकि रोटियां डूब जा रही थी। तो गुरु नानक जी ने उन्हें प्रार्थना करने को बोला। तो भाई मर्दाना ने बोला कि मैं अपनी लाइफ को ईश्वर के नाम पे डोनेट करने जा रहा हूँ। तभी ही सारा प्रसाद पानी में फ्लोट करने लगा। तभी से ये हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पर बना हुआ है और इसको लंगर बनाने में इस्तेमाल करा जाता है।
और लोग प्रसाद के तौर पर भी यहाँ पर चावल पकाकर ले जाते हैं। इस टेम्पल के अंदर एक हॉट वाटर पूल भी है जहाँ पर आप हॉट बाथ भी ले सकते हो। कहा जाता है इस बाथ को लेने से स्किन डिजीजेस दूर होती हैं और स्वेलिंग आउट भी ठीक होता है। अब थर्ड डे में आपने जो जो स्पॉट्स घूमे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास टाइम बच पाना मुश्किल है, तो बिजली महादेव टेम्पल में से और मणिकरण गुरुद्वारा में से आप किसी एक जगह पे जा सकते हो। अगर आप इन दोनों ही जगह पे जाना चाहते हो यानी कि बिजली महादेव टेम्पल और गुरुद्वारा, तो शुरुआत के आपको 2 पॉइंट स्किप करने होंगे, बरोर पारशा वाटरफॉल, साजला वाटरफॉल और गौरी शंकर टेम्पल। इन तीनों में से कोई 2 जगह आपको ड्रॉप करनी पड़ेंगी क्योंकि गुरुद्वारा और बिजली महादेव टेम्पल काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर है, तो आने और जाने में दोनों में टाइम लगेगा। तो वीडियो देखकर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप दोनों में से एक जगह सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आपका मनाली का हाफ ट्रेवल गाइड यानी कि मनाली का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आगे का ट्रेवल गाइड आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, तो सेकंड पार्ट देखना ना भूलें।